नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना का चुनाव मतलब 30 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार बहुत तेज हो गया है। लेकिन मैंने एक वीडियो इससे पहले भी तेलंगाना पर बनाया था कि ये विचित्र तरह का चुनाव हो रहा है। एक और एस्पेक्ट पर, एक और पहलू पर आज तेलंगाना के चुनाव के आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। चुनाव हो रहा है विधानसभा का, लेकिन दो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ध्यान विधानसभा चुनाव से ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, चुनाव तो विधानसभा का हो रहा है। तो जाहिर है कि पार्टियों का रुझान, पार्टियों का ध्यान, सब कुछ जो है विधानसभा चुनाव पर होगा। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हथियार डाल दिए। जब बांदी संजय कुमार को हटाया अध्यक्ष पद से, और उसके अलावा केसीआर की बेटी के कविता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जब उनकी दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी नहीं हुई, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया है। यानी वो बीआरएस को सत्ता से हटाने की कोशिश करने की बजाय लोकसभा की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। अब सवाल ये है कि बीआरएस से क्यों नहीं लड़ना चाहती, या बीआरएस को क्यों सत्ता से नहीं हटाना चाहती बीजेपी का मानना है कि खासतौर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से कर्नाटक में मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया एक तरफा, जेडीएस को बिल्कुल नहीं गया, एकदम जेडीएस का एक तरह से कहिए उसी की वजह से सफाया हो गया, 6% वोट सीधे चला गया कांग्रेस को। उसके बाद से ये तेलंगाना में ये धारणा बनी कि मुस्लिम वोट तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जाएगा। बीजेपी को डर बीआरएस से नहीं, कांग्रेस के बढ़ने से है। बीआरएस तीसरी बार आ जाए तो इससे बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो बीआरएस का इतना या केसीआर का इतना विरोध करे कि उसके खिलाफ माहौल बने कि उसको हर हालत में लोग सत्ता से बाहर करना चाहें। तो विकल्प के रूप में लोगों के सामने कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। बीजेपी इसी स्थिति को अवॉइड करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि ऐसी परिस्थिति बने जिसमें लोगों के सामने कांग्रेस एकमात्र विकल्प के रूप में दिखाई दे। तो बीआरएस अगर हैट्रिक बना लेती है तो बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं, कांग्रेस को सत्ता में नहीं आना चाहिए। तो बीजेपी दो काम कर रही है, एक कि तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता में वापसी ना होने पाए, और बीआरएस की हैट्रिक हो जाती है तो हो जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अगर वो जितना बीआरएस के खिलाफ मजबूत दिखेगी, बीआरएस को या केसीआर को हराती हुई दिखेगी, मुसलमानों का कंसंट्रेशन, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की ओर उतना मजबूती से, उतने शिद्दत के साथ होगा, और इसी को रोकना चाहती है बीजेपी। तो दो काम तो ये कर रही है। तीसरा, लोकसभा की तैयारी कर रही है बीजेपी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस उतना बड़ा प्लेयर नहीं होगा, या बीआरएस से लड़ना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना विधानसभा में लड़ना है। तो बीजेपी क्या कर रही है, अपना सोशल इक्वेशन इस चुनाव के जरिए ठीक कर रही है। ये संदेश दे रही है कि वो अगर वो सत्ता में आई तो पिछड़ा वर्ग का जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। पिछड़ा वर्ग गौरव सम्मेलन बीजेपी ने कराया। बार बार ये बात कह रही है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से ही होगा। दूसरा, उसके यहीं तक रुकी नहीं है, वो दलितों को भी साधने की कोशिश कर रही है। उसको मालूम है कि इस चुनाव में दलित उसके साथ उतनी बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, वो बटेंगे बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन फिर उसका निशाना है लोकसभा चुनाव, कि लोकसभा चुनाव में अगर दलितों का जो वोट जा रहा है बीआरएस और कांग्रेस को, उसमें से कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ आ जाए तो उसकी 2019 की जो परफॉर्मेंस है 17 में से 4 लोकसभा सीटों की, उससे बेहतर हो जाएगी। तो वो दो चीज़ें करना चाहती है तेलंगाना में, एक अपनी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, और दूसरे अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है। बीजेपी विधानसभा के लिए 5 साल बाद की तैयारी कर रही है, उसके लिए ज़मीन तैयार कर रही है, लेकिन अभी उसका सारा ध्यान लोकसभा पर है कि लोकसभा चुनाव में उसको 2019 की तुलना में ज़्यादा वोट और ज़्यादा सीटें मिले।
और बीआरएस को भी इस बात से ज़्यादा चिंता नहीं होगी कि बीजेपी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिले, विधानसभा में उसकी हैट्रिक लग जाए। तो न चाहते हुए भी या अघोषित रूप से कह लीजिए, बीआरएस और बीजेपी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, या कहिए कि दोनों का लक्ष्य एक है, कांग्रेस को रोकना। बीआरएस भी कांग्रेस को रोकना चाहती है। बीआरएस को पता है कि कांग्रेस अगर आ गई सत्ता में तो उसको हटाना फिर मुश्किल होगा। कांग्रेस उसके लिए बड़ी समस्या होगी बीजेपी की बजाय। बीजेपी के नाम पर उसके पक्ष में जो है मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मामले में ऐसा नहीं होगा। तो कांग्रेस का आना बीजेपी और बीआरएस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। तो दोनों अपने अपने तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना में इस बात को समझ रही है कि इस चुनाव में विधानसभा में उसके लिए सत्ता में आना उतना आसान नहीं है। केवल मुस्लिम मतों के सहारे वो सत्ता में नहीं आ सकती, लेकिन वो एक संदेश देना चाहती है। इस चुनाव का इस्तेमाल वो करना चाहती है ऑल इंडिया लेवल पर एक संदेश देने के लिए कि अगर तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमान उसको वोट देते हैं तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। पहले कर्नाटक, फिर तेलंगाना। तो ये दक्षिण से जो हवा चले, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो उत्तर तक पहुँचे। उत्तर तक पहुँचने की उसकी आशंका और कांग्रेस पार्टी की ये उम्मीद, इसी वजह से अखिलेश यादव की परेशानी है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई, अगर मुसलमान कांग्रेस की ओर मुड़ा, तो उनका जो वोट है, कोर वोट है, उसमें डिवीज़न हो जाएगा जो मुस्लिम यादव है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। वो लगातार आलोचना कर रहे हैं, चाहे कास्ट सेंसस की बात हो, चाहे दूसरे मुद्दों की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मामला हो, सीटों के बंटवारे का, उन सब को लेकर, या फिर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है 26-27 पार्टियों का, उसको लेकर, उन सब मुद्दों पर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। और कांग्रेस भी हमला कर रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर। उसने उनका एक बैकवर्ड नेता, बड़ा बैकवर्ड नेता उत्तर प्रदेश में तोड़ लिया है, रवि वर्मा को। इससे तिलमिलाई हुई है समाजवादी पार्टी। लेकिन मामला अभी कांग्रेस और बीजेपी की, तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तो तेलंगाना के जरिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है कि मुस्लिम मतदाता अब उसकी ओर झुक रहा है। अब इसका परिणाम समझिए, इसके राजनीतिक जो है निष्कर्ष को निकालने की कोशिश कीजिए। अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर जा रहा है तो इससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए खुशी की बात ये होगी कि तब ये लड़ाई, मुस्लिम वोटों की लड़ाई जो है, वो क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच में हो जाएगी। वो क्षेत्रीय दल जिनको मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, उनको खतरा पैदा हो जाएगा। ये फिर कह रहा हूँ, पैटर्न की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरी तरफ भी इस्टेब्लिश होगा। कांग्रेस के लिए इस्टेब्लिश होगा कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में मुसलमान कांग्रेस के साथ आए, और क्षेत्रीय दलों के लिए होगा कि जेडीएस के बाद बीआरएस को छोड़कर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ गया। तो अगला नंबर किसका होगा? किस क्षेत्रीय दल को छोड़कर मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा? क्योंकि मुसलमान मतदाता बीजेपी के साथ तो है नहीं। तो ये जो संघर्ष होगा, बीजेपी को लगता है कि अगर ये एक तरफा ना हो गया, अगर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ मुसलमान न मुड़ गया और क्षेत्रीय दल उसको रोकने में कामयाब रहे, अब ये लड़ाई देखिए एक तरह से त्रिकोणीय जैसी बनती हुई दिख रही है। मैं केवल मुस्लिम मतों की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम मतों का बंटवारा अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में होता है तो ये बीजेपी के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। बीजेपी को बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए ये वोटों के बंटवारे का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसमें एक आशंका निश्चित रूप से, जो मैंने पहले बात कही, बनी हुई है कि अगर एक मुश्त वोट कांग्रेस को मुसलमानों का जाता है, क्षेत्रीय दलों को अगर मुसलमान छोड़ देते हैं, जिसकी संभावना कम से कम इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में कम नज़र आती है, लेकिन आशंका तो निश्चित रूप से बनी रहती है। और जब किसी भी घटना का, किसी भी प्रक्रिया का एक पैटर्न बन जाता है,
तो फिर लोगों का उस पर विश्वास होने लगता है, उस अवधारणा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तेलंगाना में मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिलने पर कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर सकेगी, ये दावा कर सकेगी कि मुसलमान अब उसके पक्ष में मुड़ गए हैं। ये खतरे की घंटी क्षेत्रीय दलों के लिए है, जिसको सबसे पहले पहचाना है अखिलेश यादव ने। क्या इससे जेडीयू और आरजेडी को भी डरने की ज़रूरत है? बिहार में तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन उसके अलावा बाकी राज्यों में जहां क्षेत्रीय दलों के पास मुस्लिम वोट हैं, वहां कांग्रेस का मौजूद होना उनके लिए चिंता की बात होगी। वो ज़रूरी नहीं कि ये चिंता हर जगह संघर्ष में बदले। ये चिंता जो है वो गठबंधन में भी बदल सकती है, और गठबंधन के लिहाज से भी कांग्रेस का फ़ायदा है। फिर कांग्रेस ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगी बार्गेन करने के लिए। अब ख़ास तौर से ध्यान दीजिए पश्चिम बंगाल पर। अगर ममता बनर्जी को ये लगा कि मुस्लिम वोट उनकी ओर से खिसक कर कांग्रेस की ओर जा सकता है, 2014 और 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में अंतर ये हुआ कि मुस्लिम वोट 2014 में टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी की पार्टी को 40% मिला था, 2019 में 70% मिला। अगर कांग्रेस फिर से बंटवारा करने के लिए आ गई इसमें, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी 2019 के बाद 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उसके हिंदू वोट मतों का प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी 40% से ऊपर वोट शेयर पर खड़ी है, तो ऐसे में थोड़ा सा भी मुस्लिम वोट खिसकेगा अगर, तो फिर दिक्कत होगी ममता बनर्जी के लिए। अगर ऐसी आशंका बनती है तो ममता बनर्जी इस बात के लिए उन पर दबाव बढ़ेगा कि वो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दें। अभी टीएमसी कांग्रेस पार्टी को 2 या 3 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें चाहती है। 15 सीटों की मांग पहले कर चुकी है। कितने पर समझौता होगा पता नहीं, लेकिन ज़्यादा सीटें देने का दबाव, मुस्लिम वोटों के कटने का भय ये करवाएगा। ममता बनर्जी चाहेंगी नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें दे। तो तेलंगाना का चुनाव कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला है। चुनाव तो है विधानसभा का, लेकिन नज़र कांग्रेस और बीजेपी की है लोकसभा चुनाव पर, और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स जो तेलंगाना में नहीं हैं उनकी भी नज़र है तेलंगाना में वोटिंग पैटर्न क्या होता है अलग अलग सामाजिक समूहों का, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का। इस पर निर्भर करेगा कि जो ये इंडी अलायंस बना है उसमें सीटों के बंटवारे की रणनीति कैसी बनेगी, कौन कितने दबाव में होगा और कौन कितना ज़्यादा दबाव डालकर फ़ायदा उठाने की स्थिति में होगा। ये सब समीकरण बनेंगे तेलंगाना के चुनाव के नतीजे से, और उसमें जो वोटिंग पैटर्न होगा उससे। तो 3 दिसंबर का इंतज़ार कीजिए, लोकसभा चुनाव के बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।